नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से जुड़े कथित गबन मामले की जांच के बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी पद छोड़ दिया है। यह फैसला उस समय सामने आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गठित विशेष जांच दल यानी SIT मंदिर में नगद दान के कथित गबन की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से जांच की मांग किए जाने के बाद सरकार ने 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। जांच के दौरान दान संग्रह और गिनती की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं की आशंका सामने आई। पुलिस ने दान की गिनती से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया गया है। चंपत राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और राम मंदिर निर्माण से जुड़े प्रशासनिक ढांचे में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके इस्तीफे को ट्रस्ट की ओर से पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित अत्याधुनिक कार्यालय भवन पहुंचे, जहां उन्होंने नए भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी और राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, विधायक पंकज सिंह, विधायक तेजपाल नागर सहित कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा को विकास की बड़ी सौगात देते हुए करीब 9,228 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के नए अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया, जिसकी लागत लगभग 390 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी मेगा निवेश परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बल लगातार गश्त, एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित की जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हॉकाई भी शुरू किया है, जिसके तहत यात्रा मार्ग की 24 घंटे तकनीकी निगरानी की जाएगी। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पेयजल, भोजन, आवास और यातायात जैसी सभी व्यवस्थाएं की लगातार समीक्षा की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में अयोध्या समेत पूरे प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर दान गबन मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं अयोध्या राम मंदिर गबन मामले में चल रही SIT जांच के बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राम मंदिर दान मामले और जांच को लेकर दिए गए अपने सार्वजनिक बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उज्ज्वल निकम ने नियुक्ति स्वीकार करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और वो पूरी मजबूती से अदालत में पक्ष रखेंगे। वहीं राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लव मैरिज करवाने के शक में एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग युवक के घर में जबरन घुस गए और उस पर चाकू, डंडों, ईंटों और सिल्ली से हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक को घर से बाहर गली तक खींचकर बेरहमी से पीटा, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता सेक्टर 96 स्थित नवनिर्मित प्राधिकरण भवन की ओर बढ़ रहे थे, जहां मुख्यमंत्री को लोकार्पण करना था और सूचना मिलते ही पुलिस ने रास्ते में प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इसके बाद सपा नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं जम्मू कश्मीर में मंदिरों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर एक नई राजनीतिक मांग सामने आई है। शिवसेना ने राज्य में मंदिरों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए अलग से हिंदू प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि जिस तरह अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए अलग बोर्ड मौजूद है, उसी तरह हिंदू मंदिरों की सुरक्षा, रखरखाव और धार्मिक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए भी एक समर्पित बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। शिवसेना नेताओं का कहना है कि यह बोर्ड मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और धार्मिक स्थलों के संरक्षण का काम करेगा।
वहीं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति, भोजपुर एनकाउंटर और अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। एक बातचीत में उन्होंने भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को हत्या बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने दावा किया कि यह चुनाव बिहार की मौजूदा सरकार के लिए जनमत संग्रह साबित होगा। वहीं महाराष्ट्र के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है और मुख्य आरोपी सिया गोयल के भाई से करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद अब पुलिस उसके माता पिता से भी पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या परिवार को सिया और सह आरोपी चेतन चौधरी के कथित संबंधों की पहले से जानकारी थी या नहीं। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं जो जांच को नई दिशा दे सकती हैं। जांच में अब परिवार के बयानों का मिलान तकनीकी साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और अन्य सबूतों से किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 84 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी से करीब 2.20 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित दंपति को करीब 12 दिनों तक वीडियो कॉल के जरिए कथित पुलिस, ईडी अधिकारी और फर्जी जज बनकर मानसिक दबाव में रखा गया। ठगों ने दावा किया कि उनके नाम का इस्तेमाल 538 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले में हुआ है और जांच पूरी होने तक उन्हें किसी भी से बात करने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद वीडियो कॉल पर फर्जी कोड लगाकर दंपति से कई घंटे तक पूछताछ की गई और जांच के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। पुलिस के अनुसार पीड़ितों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी के साथ करीब 70 लाख रुपए उधार लेकर भी ठगों के बैंक खातों में भेज दिए। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से वरिष्ठ प्रबंधक रिटायर हुआ हूँ 2002 में। अच्छा, तो क्या घटना हुई आपके साथ? आपको किस तरीके से अरेस्ट करके? मेरे को 22/5/26 को जो है मेरे को कॉल आई 3 बार। मैंने काट दिया, मैं सोया हुआ था जी। उसके बाद जो चौथी बार जब आई तो फिर मैं उठा के बाहर आ गया तो कहने लगे आपके आसपास तो कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे आसपास तो कोई नहीं है। तो इतने मेरी मिसेज सोई हुई थी, वो भी आ गई। कहने लगे कौन आया? मैंने कहा मिसेज है। कहने लगे उनको बाहर भेज दो, दरवाज़ा बंद कर दो और ये बातें किसी को मत बताना और तुम्हारे नाम जो है वारंट हैं अरेस्ट करने के। अगर आप सहयोग करोगे तो हम ये वारंट जो है लागू नहीं करेंगे। और फिर बाकी ये जितनी भी बात हुई है सारी आप जो है डिलीट कर दो, कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए और ये बात किसी को भी नहीं बतानी। उसके बाद नेक्स्ट डेट फिर 10 बजे लगभग फिर फ़ोन आया कि आप कैमरे के आगे बैठो और बिल्कुल सामने रख दो, दोनों बैठ जाओ, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई कॉल नहीं आएगी। कोई कॉल आएगी तो हम सुनेंगे, आप नहीं सुनोगे और किसी को बताना नहीं है। हम 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हाउस अरेस्ट रहे। मैं वहीं राजधानी लखनऊ में मुहान रोड पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पानखेड़ा के सामने टैक्सी और डंपर की आमने सामने की जोरदार टक्कर में टैक्सी के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भीषण था कि टैक्सी चालक वाहन के अंदर ही फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और चालक को वाहन से बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहीं ललितपुर में नगरपालिका की कथित लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर में प्रशांति स्कूल के पास क्षतिग्रस्त पुलिया के कारण एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर नाली के गड्ढे में गिर गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद वहां से गुजर रहे 2 अन्य बाइक सवार तुरंत रुके और घायल युवक को गड्ढे से बाहर निकाला। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान आसिफ जोला के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र धार्मिक टिप्पणी करने की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी की गई उसका संज्ञान लिया गया। थाना बुढ़ाना के ग्राम जोला का एक व्यक्ति है, उसका नाम आसिफ पुत्र हबीब है। उसको थाना बुढ़ाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने आपत्तिजनक धार्मिक आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है उस संबंध में उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसको गिरफ्तार कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जो जाने में मैंने अनजाने में गलती की है उसे माफ़ कर दो। कुछ ऐसे डिप्रेशन ना मैं कोई गलत भावना से इसको इसके मेरे लिए सब बराबर है। आज के बाद कोई ऐसी गलती दोबारा नहीं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में कांटी थाने के सब इंस्पेक्टर मुस्तकीम खान वर्दी में तलवारबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो मुहर्रम जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने तलवारबाजी का प्रदर्शन कर दिया। वहीं कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र से अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि डेहरई ग्राम सभा के सरकारी संरक्षित तालाब से रात के समय जेसीबी मशीनों की मदद से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही तालाब में जेसीबी मशीनें चलने लगती है और रात के अंधेरे में ट्रैक्टर डंपरों के जरिए मिट्टी बाहर ले जाकर बेची जाती है। आरोप यह भी है कि लगातार हो रही इस गतिविधि के बावजूद जिम्मेदार विभाग और स्थानीय पुलिस कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। वहीं ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला पनारी रोड स्थित जुगल किशोर मंदिर का है, जहां अज्ञात चोर मंदिर में रखी मूर्तियों पर चढ़े चांदी के मुकुट, दान पात्र में रखी नकदी, मेहंद के करीब 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। जुगल किशोर मंदिर के महंत है और हमारे मंदिर की रात में चोरी हो गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो कमल दास जी है। महाराज जी कितनी बजे चोरी हुई, कैसी घटना हुई? जब 12 के लगभग हुई चोरी रात्रि में। तो क्या क्या चोरी हुई है मंदिर की? अब हमारी झोली जो थी वो झोली उठाई पहले उनने हमारे सिराने से और उसमें मोबाइल और 10,000 रुपये के हाथे से वो झोली उठा के तो दूसरे तखत पे बाहर के जो हला के पैसा ले गए, झोली थी और मोबाइल भी ले गए क्या? मोबाइल ले गए और हमारा राशन कार्ड और वो हतो ये ऐसी चीज़ें हती, आधार कार्ड वगैरह जे तखत पे डरी मिली हमें। और मंदिर से क्या क्या? मंदिर में दान पेटी तोड़ गए और उनमें से पैसा निकाल ले गए। अब 10-5 हज़ार जितने भी हुए उसमें से तो ये भी ले गया पैसा। मंदिर में मुकुट रखे थे भगवान के चांदी वाले और उसमें चढ़ी तो हिल हुई जब दूसरा चांदी तो उसमें हती नहीं और हो तो परमात्मा जाने फिर दे भी जाएगा। वहीं बदायूं जिले में सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। म्याऊ हजरतपुर मार्ग से जुड़े सिद्ध बाबा मंदिर, गूरा बरेला, नगरिया अभय, उसावा कला और फरुखाबाद रोड को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण लिंक रोड के चौड़ीकरण और मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर एकत्रित होकर नारेबाजी की और प्रशासन से जल्द जर्जर सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य शुरू कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग कई गांवों को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है, लेकिन लंबे समय से इसकी हालत बेहद खराब है। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की राजनीति में नया विवाद सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान पर पीओके के प्रधानमंत्री फैजल मुमताज राठौर ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में रावलाकोट और मीरपुर के लोगों को असल कश्मीरी नहीं बताया था। इसके बाद फैजल राठौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान के लिए किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ से अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की। वहीं अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश के रणनीतिक शहर अल ओबेद पर तेजी से बढ़ते संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हिंसा और नरसंहार की आशंका जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ ने शहर को 3 ओर से घेर लिया है, जिससे वहां रहने वाले लाखों नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते हालात नहीं संभाले तो अल फाशर जैसी बड़ी मानवीय त्रासदी दोहराई जा सकती है। अल ओबेद रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता है और यहां लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लागू करता है तो उसके सामान पर अमेरिका 100% तक का आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब यूरोप के कई देश अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पहले से हुए व्यापार समझौतों को भी दरकिनार करते हुए सख्त टैरिफ लगाएगा। वहीं रूस के पूर्व रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी रहे सर्गेई इवानोव का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सर्गेई इवानोव को कभी पुतिन का संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता था। क्रेमलिन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। हालांकि उनकी मृत्यु के कारणों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। सर्गेई इवानोव ने वर्ष 2001 से 2007 तक रूस के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और इस दौरान चेचन्या संघर्ष सहित कई महत्वपूर्ण सैन्य और सुरक्षा मामलों में अहम भूमिका भी निभाई। वहीं भारत और आयरलैंड के बीच दूसरे और अंतिम T20 मुकाबले से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई हैं, जिनके डेब्यू के अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। हालांकि पहले T20 में उन्हें मौका नहीं मिला था और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी कहा था कि उन्हें अभी इंतजार करना होगा। दूसरे मुकाबले से पहले क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि भारत कुछ बदलाव कर सकता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं, इस पर अंतिम फैसला मैच से पहले ही होगा। तो श्रेयस अय्यर पर भी अब बड़ी जिम्मेदारी पड़ती हुई नजर आएगी। सीरीज बराबर करने के लिए मैदान पर भारतीय टीम उतरेगी। दूसरे T20 प्लेइंग 11 पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू मिलेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो इससे पहले वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया गया था। श्रेयस अय्यर ने भी कहा था कि वैभव को अभी फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अब अय्यर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होगी और मुकाबला बराबर करने के उद्देश्य से टीम इंडिया एक बड़ा बदलाव कर सकती है। प्लेइंग 11 में ये बड़ा बदलाव संभव बताया जा रहा है। इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।